सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी? जी स्टार्ट कर दिए। ठीक है। अब अगला सिलसिला क्या होता है? कल हमने सिंपली पढ़ा था कि व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इस केस में सिंपली ये था कि 5 स्टेप्स तो सेम ही है। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमिन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करना है, और जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको रेवेन्यू मानते जाएंगे। लेकिन दूसरा पार्ट है कि अगर एक लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी एक गुड या सर्विस देने पर, ट्रांसफर करने पर मीट नहीं हो जाएगी। तो एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पहले IAS 11 कवर किया करता था कि इफ दैट इज अ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि हमें जो कस्टमर पेमेंट करेगा वो हमारे एग्री टर्म्स होंगे, जिसमें डाउन पेमेंट हो गई, या मंथली इंस्टॉलमेंट हमने बना ली, या हमने कुछ स्टेजेस रख ली कि अगर हमने एक छत डाल दी तो इतने पैसे होंगे, दीवारें खड़ी कर दी, चुनाई कर दी तो इतने पैसे होंगे, प्लास्टर कर दिया इतने पैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, एक्सेट्रा। लेकिन ऑब्वियसली हम कभी भी कैश बेसिस पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर हमारा रेवेन्यू लॉन्ग टर्म है तो उस पर एक आएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो हमने जितने में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया होगा। कस्टमर को ऑब्वियसली हमने पहले ही बता दिया होगा कि हम अगर आपकी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, या ये रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, या ये पाइपलाइन है, या फ्लाईओवर है, ब्रिज है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका एक तो एग्रीड फिक्स रेवेन्यू होगा। जितने में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया होगा। अगर कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएबल कंसिडरेशन है, लाइक इंसेंटिव या बोनस है, दैट आर पॉसिबल कि हम अर्न करें, तो हम उसको अपने रेवेन्यू का हिस्सा तब मानेंगे कि अगर प्रोबेबल है कि हम वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे और वो रेवेन्यू हमें अर्न हो जाएगा। लेकिन इस रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, यहां पे कंफ्यूजन उसका है। उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारी तरफ से कॉस्ट इंकर होंगी, मेनली उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी मटेरियल लगेगा, या जितना भी लेबर काम करेगा, या जितने भी हमारे बिल्डर के ओवरहेड्स होंगे। उसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की जो कॉस्ट है, नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के पहले एक कोटेशन होती है, हमें उस कोटेशन की प्रिपरेशन करनी होती है, या कोई लीगल टेंडर होता है, हम वो टेंडर सबमिट करते हैं,
देन वो अप्रूव होता है, हम उस पर नेगोशिएट करते हैं एक्सेट्रा। जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने में पॉसिबली हमें कोई प्लांट या मशीनरी एक्वायर करनी पड़े, या मुमकिन तौर पे कोई इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। हमने ये देखना है कि अगर कि वो कॉस्ट किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में फॉल कर रही है, लाइक आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितना भी मटेरियल खरीदा, आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने सरिये का इस्तेमाल होगा आपने बुक करवा लिया या बाय कर लिया, सीमेंट है आपने बाय कर लिया, वायरिंग है, सर्किट ब्रेकर्स हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग है आपने बाय करके रख ली। तो आइए IFRS 15 का क्या कहना है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, these must be capitalized separately as contract cost। लाइक अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट, जी मेहरबान, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा? ये वैसे ही IAS 2 में जाता है। अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट या मशीन खरीदी, तो वो प्लांट या मशीन ऑलरेडी कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगी? IAS 16 में फॉल करेगी। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई गवर्नमेंट से परमिट ली है, या कोई लाइसेंस लिया है, तो वो इंटेंजिबल एसेट ऑलरेडी कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करता है? लेकिन अगर हमने ठेकेदार को पेमेंट की है, या जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारा लेबर है, अब लेबर में मल्टीपल तरह के लेबर्स आएंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन का लेबर आएगा, उसको अगर आप पेमेंट करते जा रहे हैं एडवांस में या काम के साथ साथ, इलेक्ट्रिशियन है, या आर्किटेक्ट है, या हमारा कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो इनको जो हम पेमेंट किए जा रहे हैं, वो पेमेंट ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में फॉल नहीं कर रही है, तो हम इनको एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। और इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में फौरन नहीं भेज देंगे, बल्कि उसको कॉस्ट ऑफ सेल में तब चार्ज किया जाएगा जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होता जाएगा।
आप ध्यान देंगे, अगर हमने रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक क्रेन बाय की है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, पैसे हमें ज्यादा मिल रहे थे, हमने क्रेन बाय कर ली, या बुलडोजर हमने बाय कर दिया, तो अगर आपने कोई भी प्लांट मशीन अक्वायर कर ली है फॉर द एसेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एसेट तो खुद IAS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज किया जाएगा, और उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो हम वैसे वैसे चार्ज करेंगे जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, बिकॉज हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे आप एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट डिस्चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको डेप्रिशिएट करते जाएंगे। तो इनकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हम चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जितना अरसा हमारे ये एसेट प्लांट एंड मशीनरी या इंटेंजिबल एसेट कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होंगे, उतने अरसे की डेप्रिसिएशन हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा मान के कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करेंगे। यस करिश्मा। सर ये जो प्लांट और मशीनरी है ये तो हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाय की है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ तक हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे। अगर हमारे एज अ यूजुअल यूज वाली प्लांट एंड मशीनरी है तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज फिर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना बेनिफिट वो प्लांट या मशीनरी आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देता जाएगा, उतना खर्चा आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर चार्ज कर देंगे। लाइक डेप्रिसिएशन उतनी चार्ज जी करेंगे, जी फिर जी जी डेप्रिसिएशन चार्ज भी करेंगे। एलोकेट होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चार्ज करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बाकी उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने मटेरियल एडवांस में खरीद दिया है लेकिन अभी तक बिल्डिंग पे लगाया नहीं है, लेबर को आपने पेमेंट कर दी है लेकिन अभी आपने कस्टमर को चार्ज किया नहीं है, तो वो अखराजात भी एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आप अपने पास कैपिटलाइज करके रखेंगे। अच्छा, अब आगे का सिलसिला देखिए हम क्या करेंगे। जब भी आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, हर साल हर ईयर एंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ये कैसे किया जाएगा? जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो हम रखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड टू डेट, और ये हर साल अपडेट होता जाएगा। से फॉर इंस्टेंस अगर हम 31 दिसंबर 2020 पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए अभी 6 महीने गुजरे हैं, तो हम देखेंगे कि अब तक 6 महीने में हम कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर 31 दिसंबर 2021 1.5 साल बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप उस पर 1.5 साल में खर्चा कुछ कर चुके होंगे। तो आपने क्या रखना है कि अब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। जी अरीज। सर आपने कहा जैसे कि आवाज बाउंस हो गई अरीज, एक बार फिर बोलिएगा प्लीज। सर जैसे कि आपने कहा है कि अगर एक सेकेंड अरीज, आपके सामने शायद दो डिवाइसेस है, तो किसी एक डिवाइस को आप म्यूट कर दें।
और उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया। सर जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई एसेट हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेते हैं तो हम सिर्फ उतनी डेप्रिशिएट करेंगे उसे उतनी लाइफ तक जितनी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर एसेट उसके बाद भी हमारे पास होता है तो फिर क्या करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन फिर चार्ज नहीं होगी क्या? देखिए, अगर हमने सवाल में स्पेसिफाई किया कि अगर ये एसेट पर्टिकुलरली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाय किया गया है और अगर उस एसेट का हमारे यहाँ इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वैसे अगर एसेट की ओवरऑल लाइफ लेट्स से 5 इयर्स है, लेकिन हम उसको सिर्फ 3 साल इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये एसेट हमने पर्टिकुलरली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है, इसका मकसद किसी और इस्तेमाल में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एसेट की जितनी भी इनिशियल कॉस्ट है और तीसरे साल के आखिर में जो उसकी रीसेल वैल्यू होगी, दैट वुड बी इट्स डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि हमारा इरादा उसको आगे के 2 साल इस्तेमाल करने का है ही नहीं। अब हम अगर आपकी सिचुएशन पे आते हैं कि उसके बाद भी हमारा यूज करने का इरादा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एसेट की जितनी भी कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि 5 साल के बाद होगी। अब आप एसेट को टोटल 5 साल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 3 साल आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 2 साल आप उसको यूज करेंगे जनरली अपनी कंपनी के अंदर। तो फिर आप पूरे 5 साल एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसके 3 साल की डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी और 2 साल की डेप्रिसिएशन आपकी रेगुलर प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेगी। मेहरबान, क्योंकि आपने उसकी स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू को ऑलरेडी साइड करके रख दिया है और आगे जाके उसको बेचते हैं जब, तो बेचने पे जो भी गेन या लॉस होता है वो आपका प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा जैसे जाता है। लेकिन अगर आप एसेट को 3 साल के बाद डिसकंटिन्यू कर देंगे यूज करना, तो आप सिर्फ उसको 3 साल के लिए डेप्रिशिएट करेंगे और वो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। ठीक है हरी डन? मोहित, कौन से 1.5 ईयर आप बोल रहे हैं? पहले अगर 3 साल आप एसेट को यूज कर रहे थे, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आप पुरानी बात की तरफ आ गए, ठीक है। नहीं, पूरे 1.5 साल के हम एक साथ प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे मोहित, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, अब पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने देखना है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है जो कि हमने एग्री की है। हर साल के आखिर में हम देखते रहेंगे कि अब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम रखेंगे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ये आ जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट से एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस। ये अभी प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा है, ये हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कितने में है ठेका, हर ईयर एंड पे हम देखेंगे कि अब तक हम इस पे कितना खर्चा कर चुके हैं और इस पे मजीद इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने पे कितना खर्चा आने वाला है। या तो इससे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा या फिर इससे लॉस एक्सपेक्टेड होगा। पहली पॉसिबिलिटी, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो हम ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जाएंगे, हम इस प्रॉफिट को
स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे। अरे आप रूम स्विच कर सके तो रूम स्विच कर लें, या अगर आपके पास हैंड्स फ्री हो तो हैंड्स फ्री लगा लें। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, और उससे लॉस एक्सपेक्टेड होगा। इसको हम कहते हैं एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन मैसेज एवरीवन पे चला गया ना। ओके, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट से लॉस एक्सपेक्टेड है जिसको हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो उस लॉस को डिले नहीं किया जाएगा। उस लॉस को पूरा का पूरा हम प्रॉफिट लॉस में इमीडिएटली चार्ज कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहा कि हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी प्राइस कितनी है, रेवेन्यू हमें कितना मिलेगा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से, माइनस करेंगे अब तक उस पर कितना खर्चा हम कर चुके हैं, और माइनस करेंगे मजीद इसको मुकम्मल करने में हमारी कितनी कॉस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर कि उसमें से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो उस प्रॉफिट को हम स्टेजेस में प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे। वो स्टेजेस में कैसे लेके जाएंगे मेहरबान, हम उस दूसरी स्टेप की तरफ अब आ रहे हैं। लेकिन अगर पहले ही आप देख रहे हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस एक्सपेक्टेड है, तो पूरा का पूरा लॉस आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये देखना चाहिए कि हम कितना परसेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कॉस्ट बेसिस। अगर हम ये देखना चाहें कि हम कितना फीसद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम ये देखेंगे कि अब तक हम कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लाइक अगर हमने 2.5 करोड़ रुपए में ठेका लिया है और हमारा अंदाजा था कि हम 2 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर जाएंगे, और अगर हम अब तक उस पर 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड कर चुके हैं, तो वील्स है कि हमने 70% 75% कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर लिया है। तो पहला तरीका कॉस्ट बेसिस है, जिसमें हम देखेंगे कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने में कितना खर्चा आता है और अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा आ चुका है। दूसरा
दूसरा तरीका है वर्क सर्टिफाइड बेसिस। वर्क सर्टिफाइड का मकसद कि हम कस्टमर को कितना वर्क इनवॉइस कर चुके हैं। जिसको हम ओके, तो जितना हम अमाउंट बिल कर चुके हैं कस्टमर को आउट ऑफ टोटल एग्रीड प्राइस, तो इससे भी हम परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। या कोई कंपनी अगर चाहे तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे या फिजिकल एवेल्युएशन के बेसिस पे भी परसेंटेज बता सकती है कि हमने इतना फीसद काम कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? हमने देखना है कि अब तक हम कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें से जो भी फॉर्मूला होगा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। जिस तरह फीफो ऐप में आपने एक ही बार डिसाइड कर देना होता है पॉलिसी की तरह, उसी तरीके से कंपनी अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस तरह से मेजर करेगी, दैट शुड आल्सो बी प्री डिटरमिन्ड एंड मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हम कॉस्ट बेसिस चला रहे हैं और कभी उसी कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हम वर्क सर्टिफाइड बेसिस चला रहे हैं। तीसरी स्टेज, स्टेप 3 पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू एंड रियलाइज कॉस्ट। ये कैसे किया जाएगा, इसको एक नजर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। यस तैयबा। अगर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो उनकी वैल्यूएशन भी तो डिफरेंट तरीके से हो सकती है ना? हाँ, वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कितना फीसद मुकम्मल कर चुके हैं, उसको मेजर करने के लिए हाँ वो फॉर्मूला आपका सेम रहना चाहिए। अमाउंट सेम नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन या तो कॉस्ट बेसिस पे रहेगा या वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे रहेगा, वो तरीका सेम रहना चाहिए। अच्छा, अब तीसरे स्टेप में हम देखिए क्या करेंगे। हम रखेंगे सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू रखने का तरीका क्या है? जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज से। लाइक अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट $4 मिलियन का है एंड वी बिलीव के वी हैव कंप्लीटेड 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 60% अब तक का काम है, ये इस साल का काम नहीं है, तो हम रखेंगे कि इस साल तक टू डेट हम $4 मिलियन का 60% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें से माइनस करेंगे जो रेवेन्यू हम इससे पिछले सालों में ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट
इस साल का नहीं है अगर, और पिछले साल भी हमने इसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, तो हम क्या करेंगे, जितना रेवेन्यू प्रीवियस ईयर्स में आप चार्ज कर चुके हैं वो हम यहां से कर देंगे माइनस। लाइक अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का से फॉर इंस्टेंस 6 लाख रुपए का रेवेन्यू हम पिछले सालों में चार्ज कर चुके थे, व्हाट सपोज टू हैपन, इसके 40 लाख का 60%, 24 लाख रेवेन्यू हम अब तक शो कर सकते हैं, जिसमें से अगर 6 लाख रुपए का रेवेन्यू हम पिछले साल में चार्ज कर चुके थे वो माइनस कर देंगे, बाकी आएगा वो रेवेन्यू जो इस साल प्रॉफिट लॉस में हम लेके जाएंगे। यस अरीज। सर वो जो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन में परसेंटेज निकाली थी वो अक्यूमुलेटेड है कि अब तक कितनी हम कॉस्ट इनकर कर चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सपोज सर हम अगर उसको सिर्फ और सिर्फ फॉर द ईयर के लिए निकालते हैं तब तो हमें ये टू डेट को माइनस नहीं करना पड़ेगा अर्लियर से। लेकिन आप वो करेंगे कैसे मेजर, मतलब लेकिन वो इस साल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप कैसे मेजर करेंगे? सर वो जस्ट लाइक जो हमने इनकर्ड अभी तक कितना हम लोगों ने कॉस्ट इनकर किया हमने वो सारी ली है ना, तो फॉर सपोज अगर हम फॉर द ईयर वाली लें और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को लें तो हमारी फॉर द ईयर निकल जाएगी ना कॉस्ट। ओके हरीश, देखिए ऐसा अगर आप कर सकें तो पॉसिबल है, लेकिन दैट वुड बी वेरी ट्रबलसम, क्योंकि पिछले साल भी आप उस पर कुछ खर्चा कर चुके हैं और इस साल भी आप कुछ खर्चा कर चुके हैं। ये जो खर्चा है ना ये थ्रू आउट सेम रहे जरूरी नहीं है। लाइक पहले आपने ये एस्टिमेट किया था कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते वक्त कि ये 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हम 32 लाख में मुकम्मल कर जाएंगे और बाकी 8 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक साल चलने के बाद, 6-8 महीने चलने के बाद आपका ये एस्टिमेट रिवाइज हो सकता है। आपको पता चल सकता है कि ये कहानी 32 लाख की नहीं है, ये हमें 33, 33.5 या 34 लाख में कॉन्ट्रैक्ट पड़ जाएगा। तो वो मल्टीपल चीजें क्योंकि अपडेट होती जाएंगी, लिहाजा पिछले साल जो आप मेजर कर चुके हैं और इस साल जो आप मेजर करेंगे उनमें फिर डिफरेंस आता जाएगा। इस वजह से हम ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज ही मेजर करते हैं कि हम अब तक कितना फीसद काम मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक हो क्या? यस तैयबा। अगर हमारे एस्टिमेट्स चेंज हो सकते तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले हम प्रॉफिट में देख रहे थे लेकिन अब वो लॉस में जा रहा होगा। वेट अ सेकंड, मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वो प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे जो प्रीवियस ईयर्स में जा चुका है, और ये आएगा प्रॉफिट जो इस साल आप शो करेंगे। मैं एक बार रिपीट करूं, मैंने स्टेज 1 में कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो हम उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे रियलाइजेशन करेंगे, लेकिन अगर इस प्रॉफिट से लॉस एक्सपेक्टेड है तो हम उस लॉस को इस साल 100% शो कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जी हरीश बोले। सर ये लॉस भले पिछले ईयर्स में भी हुआ हो जी जी और जी इस जी। साल भी तो हम पूरा का पूरा लेंगे फिर भी। हाँ जी हाँ जी, अभी अभी आगे की समझिएगा। अगर इस साल बिल फर्स्ट 2021 में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का लॉस कैलकुलेट किया तो वो लॉस है, अब उस लॉस को हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 100% लॉस उठाएंगे।
अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से पिछले साल भी लॉस एक्सपेक्टेड था, तो आप पिछले साल लॉस प्रॉफिट और लॉस में लेके जा चुके हैं, तो जितना एक्सेसिव लॉस है वो आप इस साल चार्ज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 2020 तक आपको लग रहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 3 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, हमने 2020 में 3 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट कर दिया 100%। 2021 में आके ये लॉस थोड़ा इनलार्ज हो गया है और अब हमें लग रहा है 2021 में कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट से 5 लाख रुपए का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि 3.5 लाख रुपए का नुकसान पिछले सालों को रिपोर्ट हो चुका है, तो इस साल आप बाकी 1.5 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट करेंगे। ओके, दूसरी सिचुएशन, करिश्मा मैं आपकी सिचुएशन पे आ रहा हूं। दूसरी सिचुएशन, अगर हमारा 2021 में 5 लाख का लॉस एस्टिमेट हो गया, लाइक 2021 में अगर मटेरियल, लेबर वगैरह की कॉस्ट में अनफोर्सीन इजाफा हो गया, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट लॉस में कन्वर्ट हो गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से 5 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, जबकि पिछले सालों में मुझे इससे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा था और उसका 30% प्रॉफिट ओके। अगर 2021 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, जबकि पिछले साल मुझे ये लग रहा था कि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है और 8 लाख का 30% प्रॉफिट, लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं प्रॉफिट लॉस में लेके जा चुका हूं 2020 तक, तो 8 लाख का 30% कितना बनेगा? $2,40,000। अब सिलसिला देखें, पिछले साल तक मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है और उसका 30% स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्रॉफिट 2,40,000 मैं अपने प्रॉफिट लॉस में बड़े मजे से ले जा चुका हूं। 2021 में काया पलट जाती है और ये मसला आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट तो दूर, अब उल्टा लॉस में आ गया। तो इस साल 2021 की इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैं कितना लॉस लेके जाऊंगा? आपकी कैलकुलेशन क्या समझ में आती है? मुझे 2021 की इनकम स्टेटमेंट में कितना लॉस लेके जाना चाहिए? Moise is correct. $7,40,000 अरीज करेक्ट है, क्योंकि 5 लाख का नुकसान करने वाला कॉन्ट्रैक्ट पिछले सालों में 2,40 का प्रॉफिट दिखा चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम 2,40 के प्रॉफिट को जीरो करेंगे और फिर 5 लाख का लॉस दिखाएंगे। तो इस साल हम 7,40,000 रुपए का लॉस रिपोर्ट करेंगे। यस करिश्मा। सर जैसे पहले हमने जो हमारा टू डेट हमने लॉस लिया था, उसके बाद अर्लियर जो हम लॉस कैलकुलेट कर चुके हैं, जो एक्स्ट्रा था वो हम चार्ज कर रहे थे फॉर द ईयर में। तो सर यहाँ पर जो हम प्रॉफिट एक दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं पिछली स्टेटमेंट्स में, तो वो हम फिर रिवर्स क्यों करेंगे अब? हाँ, क्योंकि ये जो हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ये क्यूमुलेटिव हैं, ये अब तक की हैं। अच्छा, टू द डेट है।
पर सर अगर वो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर में चला गया है प्रॉफिट हाँ पिछले जी, साल, हाँ जी, हाँ तो जी। सर उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ना। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये होगा, अब हम पिछले साल जाके रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज जस्ट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव जाके नहीं करेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली आप इस लॉस को रियलाइज कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस सिचुएशन पे आते हैं कि अगर पहले हम लॉस रिपोर्ट कर चुके हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस पिछले साल हमें लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख रुपए का लॉस करने वाला है, और लॉस पे तो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगाते, और मैंने पिछले साल ही क्या कर दिया होगा, पूरा का पूरा लॉस 4 लाख का शो कर दिया होगा। और लकीली ऐसा होता है कि 2021 में वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं 8 लाख रुपए का प्रॉफिट करूंगा, और अब तक कॉन्ट्रैक्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। तो मैं 2021 में 8 लाख का 70% प्रॉफिट दिखाऊंगा। अब सीन ये है कि मैं पिछले सालों में क्योंकि 4 लाख रुपए का लॉस जा चुका हूं, और अब मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से 5,60,000 रुपए का प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं 2021 में 9,60,000 रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। क्योंकि जो पिछले साल लॉस रिपोर्ट किया था उसको भी रिवर्स करेंगे, और जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है हम उस प्रॉफिट को शो करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? ये टू डेट है, उसमें से माइनस करेंगे जितना प्रीवियस ईयर में चार्ज हो चुका था, बाकी जो डिफरेंस है वो इस साल चार्ज होगा। अब इन दोनों के दरमियान एक जो डिफरेंस है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल कहें, ये हम लेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर, कि अब तक हमारी बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, प्रीवियस ईयर्स में हम कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चार्ज कर चुके थे, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 स्टेप्स। पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर चौथे स्टेप की तरफ आते हैं। मैं एक सेकंड इसकी सिर्फ अलाइनमेंट ठीक कर दूं। अर्लियर वाली कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर जो पिछले साल हम चार्ज कर चुके होंगे। नाउ सी दिस, following are the figures in relation to a long term construction contract undertaken by entity D. पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस एक्सपेक्टेड है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, $1,500। अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं,
1000 का, एंड फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? ठीक हो गया। तो पहले हमें ये पता चल गया कि ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा स्टेप, हम मेजर करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। नीचे देखें लिखा है कि हम सेल्स वैल्यू बेसिस पे और कॉस्ट वैल्यू बेसिस पे, दो बेसिस पे अगर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजर करें, अलग अलग है, ठीक है, और है। तो सेल्स वैल्यू बेसिस पे हम कैसे करते हैं? वर्क सर्टिफाइड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हम अब तक कितना वर्क सर्टिफाई कर चुके हैं डेटा में देखें। 1100, करेक्ट। और पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस का है? ₹1500 का। तो हम 73.33% काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक हो गया। और अगर हम कॉस्ट बेसिस पे करें, अरे जो पहला वाला है वो वर्क सर्टिफाइड बेसिस है, सेल्स बेसिस है, उसमें कॉस्ट नहीं लेनी है, प्राइस लेनी है। अब हम बी पे आते हैं, कॉस्ट बेसिस पे। अब तक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं? डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा कितना एक्सपेक्टेड है? 1000 प्लस 200। So as per Karishma, that is 83.33%. ठीक है हरीश। अच्छा, अब देखेंगे कि इस साल हम कितना रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट लेके जाएंगे। केस ए, हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे मेजर कर रहे हैं? एज वर्क सर्टिफाइड बेसिस। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना है? 1500। 1500 में से हम कितना रियलाइज कर चुके हैं? 73.33%। 1500 का 73.33% कितना बनेगा? आई बिलीव दैट शुड बी 1100 अगर आप 73.3333 करके लें। ओके, ऊपर सवाल में देखें, प्रॉफिट टेकन इन अर्लियर ईयर्स एंड रेवेन्यू टेकन इन अर्लियर ईयर्स। हम पिछले सालों में रेवेन्यू कितना लेके जा चुके हैं? ठीक है, सो इट्स 350।
इस साल जो हम अपना प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे उसमें हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 350 का लेके जाएंगे। दूसरा, अगर हम पार्ट बी देखें तो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे मेजर कर रहे हैं? कॉस्ट बेसिस। और आपका कहना यह है कि आप 83.33% काम कर चुके हैं। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1500। और अगर आप 1500 का 83.3333% काम कर चुके हैं तो कितना रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है? 1250। और इससे पिछले सालों में आप रेवेन्यू कितना ले जा चुके हैं? फेयर। इस साल हम 500 का रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे। हाउ कम मोइस? मैनिपुलेटिंग क्यों इजी हो जाएगी? सर वो पहले दूसरी बेसिस पे इस पे निकाल रहा था और अब इस बेसिस पे। नहीं 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 नहीं, ये दो अलग अलग ईयर्स नहीं है। मैं दो पॉसिबिलिटीज कर रहा हूं कि अगर हम सेल्स बेसिस पे करें तो क्या होगा और कॉस्ट बेसिस पे करें तो क्या होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक ही बेस लेनी है, आप बेस चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक। और ये 2020 और 2021 की कहानी नहीं है, दोनों 2021 की कहानियां हैं। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों बेसिस पे कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना एस्टिमेटेड है? 300। और पार्ट ए के मुताबिक आप कितना फीसद काम कर चुके हैं? 73.33%। तो हम उठाएंगे 300 का 73.3333%। कितना प्रॉफिट हम कमा चुके हैं? 220। और ऊपर लिखा है पिछले सालों में हम कितना प्रॉफिट रियलाइज करवा चुके हैं? 100। डिफरेंस कितना है? 120 का प्रॉफिट हम इस साल शो करेंगे। केस बी। केस बी में आपका कहना यह है कि आप 83.33% काम कर चुके हैं। $250, ठीक है। और पिछले ईयर्स में हम कितना प्रॉफिट ले जा चुके हैं? तो इस साल जब हम प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे उसमें हम 150 का प्रॉफिट शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लेके जाएंगे डिफरेंस। ओके, सेल्स बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू है 1100 का और प्रॉफिट है 220 का। 1100 एंड 220 में डिफरेंस कितना है? $880, ठीक है।
और पिछले सालों में हम कितनी कॉस्ट चार्ज कर चुके हैं, रेवेन्यू ले जा चुके हैं 750 का। तैयब आप देखें हमारा पार्ट ए में अब तक रेवेन्यू कितना रियलाइज हो चुका है, 1100, ठीक है। अच्छा, और पार्ट ए में प्रॉफिट अब तक कितना रियलाइज कर चुके हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट 750 पिछले सालों का रेवेन्यू है, सही। तो 1100 का अगर रेवेन्यू हो और 220 का प्रॉफिट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, और पिछले सालों में 750 का रेवेन्यू और 100 का प्रॉफिट जा चुका है, तो कॉस्ट कितनी जा चुकी होगी, ठीक है। अब डिफरेंस देखें, नहीं अरीज ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपका एस्टिमेट पिछले साल के मुकाबले में चेंज हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बेहतर अप्रोच हमेशा उसको बैलेंसिंग फिगर ही लें। ओके, केस बी, हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हम रेवेन्यू ले चुके हैं 1250 का और प्रॉफिट ले चुके हैं 250 का। अब हमारी कॉस्ट वही आएगी जो एक्चुअली इंकर हुई है, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम कॉस्ट के बेसिस पे ही मेजर कर रहे हैं, और पिछले सालों में हम कॉस्ट ले जा चुके हैं बाकी 350, ठीक है। तो इस साल प्रॉफिट लॉस जब बनाएंगे तो उसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट ए पार्ट में ये लेके जाएंगे और बी पार्ट में 500, 150 और 350 लेके जाएंगे। अगर डेटा हम यही लेते हैं, ठीक है, सारी बातें यही हैं, सिर्फ हमारी जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है वो 750 है, तो इस केस में हम सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे, अपना प्रॉफिट या लॉस 1500 की प्राइस, 1000 अब तक स्पेंड हो चुके थे, और 750 मजीद होने हैं। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट से 250 का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम कॉस्ट सर्टिफाइड वाली दिखाते हैं, सॉरी कॉस्ट बेसिस वाली दिखाते हैं, तो अब देखें रेवेन्यू कितना शो करेंगे, तो डेट आपका रेवेन्यू आएगा 1250,
और पिछले सालों में कितना जा चुका है रेवेन्यू? या क्या फॉर द ईयर सेम 500? अब इस प्रॉफिट से, सॉरी, यस करिश्मा बोले। सर इसके कॉस्ट बेसिस की परसेंटेज चेंज होगी ना? ओह यस 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 यस, चेंज होगी बिल्कुल। 1000 डिवाइडेड बाय 1750 होगा। जी ट्रू दैट बिल्कुल। कितनी बन रही है? सही है, 57.14, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना रियलाइज करेंगे? $714, ओके। 714 लाख श्योर। 1500 का 57%, 750 से तो ज्यादा ही होगा ना। 857, ओके। तो इस साल कितना रेवेन्यू लेके जाएंगे? 107। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, लॉस एक्सपेक्टेड है। कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? 250। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 57.14%। तो हम इस साल कितना लॉस लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस में? नहीं करिश्मा, तैयबा, जब भी लॉस एक्सपेक्टेड होगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई नहीं होगी। लॉस हमेशा 100% प्रॉफिट लॉस में जाएगा। करेक्ट हमजा। और पिछले सालों में हम प्रॉफिट लेके जा चुके हैं कितना? करेक्ट, इस साल हम लेके जाएंगे 350 का लॉस। सही। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी टू डेट? यस लक्ष्य, देखें पिछले साल में हम 100 का प्रॉफिट लेके जा चुके हैं, क्योंकि पिछले साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल था। लेकिन अब ये सीन हुआ है। जी लक्ष्य बोले। नहीं सर बताया मैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं समझ में आई। मैं कहा सर आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये 350 मुझे नहीं आया सर समझ, के लॉस फॉर द ईयर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आपको वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने पिछले साल 100 का प्रॉफिट रियलाइज कर दिया है, जी जबकि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खसारे में आ गया है, 250 के लॉस में चला गया है। ठीक है। तो इस साल हम वो जो 100 का प्रॉफिट रियलाइज कर चुके थे उसको भी रिवर्स करेंगे और 250 का लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर।
कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर क्या आ रही है? ये इसमें प्लस हो जाएगा, करेक्ट, 1107। और प्रीवियस ईयर्स में हम लेके जा चुके हैं 650। 57 का डिफरेंस है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब एक बात, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजरेबल ना हो, सही है, कभी कभी आपको ऐसा बता देगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज टू अर्ली, यानी अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है हमने कॉन्ट्रैक्ट और हम इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को रिलायबली मेजर नहीं कर सक रहे। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मिसाल मैं कहता हूं कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, जिसकी वजह से मैं उसको रिलायबली मेजर नहीं कर सकता कि कितना फीसद मुकम्मल हो गया है। तो IFRS 15 कहता है कि जितना कॉस्ट आप इंकर कर चुके हैं आप उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्रेक इवन यानी उस साल तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट का ना रेवेन्यू प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे ना लॉस रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं 3.5 लाख रुपए का खर्चा कर चुका हूं और वो 3.5 लाख रुपए का खर्चा मैं कस्टमर को इजीली चार्ज कर सकता हूं, तो मैं रेवेन्यू भी 3.5 लाख का रिकॉर्ड करूंगा और कॉस्ट भी 3.5 लाख की रिकॉर्ड करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट उस साल में 0 आएगा। तो जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन रिलायबली मेजरेबल नहीं होती, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक इवन पे रिपोर्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, इसमें क्या रहा है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर एज एट 31 December 2025। इस कंपनी के पास 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4। कॉन्ट्रैक्ट 1 का टोटल रेवेन्यू है 120। उसके अलावा डेटा गिवन है रिगार्डिंग द कॉस्ट टू डेट, एस्टिमेटेड कॉस्ट्स टू कंप्लीशन, वर्क इनवॉइस्ड टू डेट, कैश रिसीव्ड टू डेट, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ है, इसकी एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट क्या है और कितना फीसद ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका है। इसने डायरेक्टली स्टेज 2 हमें बता दी है। These are all contracts where performance obligations are satisfied over time, and you are to assume that the profit accrue evenly over each contract. The statement of profit loss for the previous year showed revenue of 225
and expenses of 189,000 in relation to contract 4 only. The company considers that the outcome of contract cannot be estimated reliably until the contract is 25% complete. It is, however, probable that the customer will pay for costs incurred so far. मुझे कॉन्ट्रैक्ट 1 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस बताएं। तो आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का हमारा प्रॉफिट कितना है? $24,000। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 2 का क्या सीन है? ठीक है, 10,000 प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट 3 24,000 लॉस। What about 4? Reach 23,800 कॉन्ट्रैक्ट 3 का लॉस है। ठीक है, इन फिगर से किसी को एतराज नहीं है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 45% कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट 2 10% कंप्लीट है। लेकिन इसने बताया कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का 25% से कंप्लीशन कम है हम उसको क्या मानेंगे? नॉट एस्टिमेटेड रिलायबली। तो ये नॉट अवेलेबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट 3 35% एंड कॉन्ट्रैक्ट 4 अच्छा, अब ये हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2005 या 20x5। कॉन्ट्रैक्ट देखिए हमने स्टार्ट कब किए हैं? कॉन्ट्रैक्ट 1 इसी साल शुरू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 2 भी इसी साल शुरू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 3 भी इसी साल शुरू हुआ है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 4 है जो पिछले साल से यहां आया है। तो हम फॉर द ईयर कॉन्ट्रैक्ट 1 का रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? फॉर द ईयर कॉन्ट्रैक्ट 1 का रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? करिश्मा, is that 45% of 120,000? Revenue multiplied by stage of completion. मोइस 3600 आ रहा है। 54,000। Okay, so
इससे पहले सालों में इसका रेवेन्यू कितना जा चुका है? जीरो। यस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही इस साल हुआ है। थोड़ा एक्टिव रहिएगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 का इस साल आप कितना रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे? तैयबा 72,000 टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड है। अरीज, हम टाइम इवेल्युएशन नहीं करते, हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन रखते हैं, टाइम कितना भी हुआ हो। $8,000 इज करेक्ट। करेक्ट करिश्मा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो सकता। और हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज ऑफ कंप्लीशन रिलायबली मेजरेबल ना हो, तो जितना खर्चा आप उस पे कर चुके हैं, आप उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। आपने इस पे देखें खर्चा कितना किया है। अच्छा, आगे ये भी लिखा है कि कस्टमर विल पे फॉर द कॉस्ट इंकर्ड, यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट पे हम खर्चा कर चुके हैं, ये हम कस्टमर से पूरा का पूरा चार्ज कर सकते हैं। और मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि रेवेन्यू हम उतना रिकॉर्ड करेंगे जितना खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं अब? सही। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट 3। कॉन्ट्रैक्ट 3 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 35% और रेवेन्यू एस्टिमेटेड है 240,000 का। इस साल कितना रिकॉर्ड करेंगे? 84,000। करेक्ट। पिछले सालों में कितना जा चुका है? करेक्ट, नल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही इस साल हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट 4 टोटल प्राइस है 5 लाख और 70% कंप्लीशन है। सही है लक्ष्य। इससे पिछले सालों में कितना रेवेन्यू जा चुका है? कॉन्ट्रैक्ट 4 का ये आप देख सकते हैं, हमने पिछले ईयर्स में कॉन्ट्रैक्ट 4 का 2 to 5 रिपोर्ट कर दिया है। तो 3.5 लाख में से 2.25 लाख तो जा चुका है, बाकी 125। करेक्ट हमजा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट 1 का प्रॉफिट कितना रिपोर्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट 1 से वैसे प्रॉफिट एस्टिमेटेड है 24,000 और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 45%, 10,800। अरीजन तैयबा, ओके ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कितना जाएगा? डिफरेंस कितना है? 43,200। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 2 पे आते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट 2 का प्रॉफिट आप कितना रिपोर्ट कर सकते हैं? करेक्ट। और जितना खर्चा किया है उतना ही रेवेन्यू, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन रिलायबली मेजरेबल नहीं है। ट्रू दैट, ब्रेक इवन, बिल्कुल सही लक्ष्य। सी, कॉन्ट्रैक्ट 3, कॉन्ट्रैक्ट 3 से लॉस एक्सपेक्टेड है 24,000 का और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 35%। लॉस कितना रिपोर्ट करेंगे? लक्ष्य आपने बिल्कुल सही कहा। अरीज, तैयबा, याद रखें लॉस पे कभी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगेगी, ठीक है? लॉस हमेशा पूरा जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया? 60,000। कॉस्ट पे कितना जाएगा? नॉट इन फैक्ट, सॉरी, माय मिस्टेक। लॉस में कितना जाएगा? 108। ठीक है, बात समझ में आई? लॉस पे कभी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगाएंगे। चलो, गुड हो गया। अब आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट 4 का कितना प्रॉफिट रियलाइज होगा? 56,000। और पिछले सालों में तैयबा कितना जा चुका है? लक्ष्य, पिछले सालों में कितना जा चुका है? ठीक है, डिफरेंस कितना है? 36,000। हमजा ऐसे ऊपर, तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 80,000, उसका 70% कितना बना? 56,000। माइनस पिछले सालों में कितना जा चुका है? डिफरेंस आपने मुझे कितना बताया? 36,000। ठीक है, तो इस साल हम प्रॉफिट लेके जाएंगे 20,000 का। कॉस्ट कितनी होगी? सेट सीन। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। अच्छा, अब आखिरी स्टेप। स्टेप 4 में क्या होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी खर्चा कर चुके हैं उसमें से कुछ खर्चा तो ऐसा होगा जो कि हम कस्टमर को इनवॉइस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कस्टमर को इनवॉइस नहीं कर सकते तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हम ये कैसे करेंगे। कॉस्ट इंकर टू डेट, हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे हम अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं, प्लस प्रॉफिट रिपोर्टेड टू डेट। ठीक है, कि एक्चुअली हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं एक्चुअली, और अब तक हम कितना प्रॉफिट या लॉस उस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। ये अब तक का है, इसमें से हम माइनस करेंगे
वर्क सर्टिफाइड कि हम कितना अमाउंट कस्टमर को बिल कर चुके हैं। ये आएगा अगर पॉजिटिव में, तो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, यानी हम कितना मटेरियल, लेबर वगैरह एडवांस में ले चुके हैं। और अगर नेगेटिव में आया तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। आखिर में ये भी देखा जाएगा कि हम कस्टमर को कितना अमाउंट बिल कर चुके हैं। माइनस कस्टमर हमें कितने पैसे दे चुका है। अरीज, ये हर साल के आखिर में बैलेंस शीट में जो दिखाया जाएगा वो ये अमाउंट दिखाया जाएगा जो अब हम कर रहे हैं। ऊपर हमने जितना भी पढ़ा स्टेप 3 तक, ये इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली चीजें थी। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये बैलेंस शीट में जाने वाली चीजें हैं। हमने कस्टमर को कितना बिल भेजा और कितना अमाउंट उसने दे दिया। अगर के कस्टमर को बिल ज्यादा भेजा है और उसने पैसे कम दिए हैं तो ये बनेगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। और अगर कस्टमर ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए हैं एज कंपेयर टू द बिल इनवॉइस्ड, तो वो हमारी डेफर्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम बनेगी। हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिए हैं कस्टमर से। एग्जाम्पल, हम पहले पहले सवाल पे चलते हैं। अगर हम सेल्स वैल्यू बेसिस को देखें, अब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसमें रिपीट करता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें हम कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कितना कर चुके हैं। ठीक है, 1000 हम यहां पे रखेंगे 1000। कि इतना खर्चा तो हम कर चुके हैं। नहीं 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 अरीश, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अगर मटेरियल खरीद चुका हूं, लेबर को पैसे दे चुका हूं, आर्किटेक्ट को पैसे दे चुका हूं, लेकिन वो अमाउंट अभी मैं कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता जब तक मैं कस्टमर को काम ना करके दूं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सामान तो खरीद दिया है, लेकिन वो सामान मैं कस्टमर को चार्ज तब तक नहीं करूंगा जब तक कस्टमर को मैं बिल्डिंग नहीं बना के दूंगा। तो अगर मैंने काम किया है कम और खर्चा करके रखा है ज्यादा, तो वो मेरा WIP कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वो मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। सही है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मद में, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ज्यादा मटेरियल खरीद के रखा है और ज्यादा पेमेंट्स करके रखी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट अलग एसेट है और ट्रेड रिसीवेबल एक अलग एसेट है। ओके, इसमें अब तक हम खर्चा कर चुके थे। हाँ ठीक है अरीज, ठीक है, दो चीजें हम कर रहे हैं। पहली बात कि मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल खरीद लिया, या मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी,
या मैंने अगर कोई लीगल कॉस्ट बेयर कर ली या आर्किटेक्ट को पेमेंट कर दी, तो क्या ये सारे के सारे पैसे मैं एज इट इज कस्टमर को फौरन चार्ज कर सकता हूं? कस्टमर तो कहेगा कि भाई हमारा मुआयदा बिल्डिंग के ऊपर है, आप मुझे बिल्डिंग बना के दे, मैं आपको पैसे देता जाऊंगा। लेकिन मैंने तो खर्चा एडवांस में कर लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना खर्चा अब तक हम इस पे कर चुके हैं, ये होगी कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, प्लस मैं अपना कुछ प्रॉफिट भी रियलाइज कर चुका हूं। लेकिन ये सारे पैसे अभी मैं कस्टमर से मांग नहीं सकता। मैं देखूंगा कि मैं कितने पैसे कस्टमर से मांग सकता हूं। ये वो अमाउंट होगा जो मैं कस्टमर को इनवॉइस कर चुका हूं। अब जो एक्स्ट्रा खर्चा मैं कर चुका हूं वो मेरी इन्वेंट्री है, जो कि फिलहाल तो मैं कस्टमर को नहीं चार्ज कर सकता, लेकिन इन नियर फ्यूचर जब मैं कस्टमर का काम कर दूंगा तो मैं उससे पैसे चार्ज कर सकता हूं। तो ये बनेगा मेरा एसेट। IFRS 5 इसको इन्वेंट्री का नाम नहीं देता, IFRS 15 इसको नाम देता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट का। ये अलग एसेट है। और यहां से जितने पैसे मुझे कस्टमर दे चुका है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो अभी मैं कस्टमर से मांग सकता हूं, भले फर्दर काम करूं या ना करूं। सही है अरीज, बात समझ में आई? ये है कैश रिसीट और प्रोग्रेस बिलिंग्स का डिफरेंस। देखिए मेरी एग्जांपल समझ लेते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ अमाउंट्स बनाते हैं। अज्यूम करो मैंने 6 लाख रुपए का मटेरियल खरीद लिया है, 3 लाख रुपए मैं सब कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका हूं और लाख रुपए में नक्शा पास करने के ऊपर खर्च कर चुका हूं। अब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी जेब से 10 लाख रुपए लगा चुका हूं, लेकिन कस्टमर से मेरी डील ये है कि मैं उसको बिल्डिंग बना के दूंगा। मटेरियल अगर मैं समझता हूं कि महंगा होने वाला है और मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग का मटेरियल पहले डे 1 पे खरीद लेता हूं। लेकिन कस्टमर कहेगा मेरे सर का दर्द है, क्या आप क्यों खरीद रहे हो? ना खरीदो, जैसे जैसे काम में आता जाए वैसे वैसे खरीद लेना। लेकिन अगर मैं पूरा सैनिटरी फिटिंग का सामान, इलेक्ट्रिक फिटिंग का सामान, सीमेंट, ईंटें, रेती, बजरी या सरिया वगैरह हर चीज मैं पहले दिन खरीद के रख लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके खरीद लेता हूँ। अब वो तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खर्चा किया है ना, लेकिन स्टिल मैं वो पैसे कस्टमर से नहीं मांग सकता अभी, क्योंकि कस्टमर से मेरी डील 2.5-3 साल के मुआयदे के ऊपर है कि जैसे जैसे मैं आपको काम मुकम्मल करके देता जाऊंगा वैसे वैसे आप मुझे पैसे देते जाएंगे। अच्छा, अब मैं जितना काम कर चुका हूं उतना प्रॉफिट में मैं रियलाइज कर चुका हूंगा। लेट्स अज्यूम कि मैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर चुका हूं। अब मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट से 12 लाख रुपए बनते हैं। 10 लाख रुपए जो मैंने मटेरियल, लेबर और इसको दे दिए, और 2 लाख रुपए जो मेरा मुनाफा है। लेकिन कस्टमर को जो मैंने काम करके दिया है, लेट्स से उसकी मद में मैं कस्टमर से सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए डिमांड कर सकता हूं। लेकिन मेरी जेब से तो 12 लाख का लगा हुआ है, 10 लाख रुपए का सामान, 2 लाख रुपए मेरे। लेकिन कस्टमर से मैं 12 लाख रुपए भी पूरे नहीं मांग सकता। मैं कस्टमर को जितना काम करके दे चुका हूं वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे, वो 9 लाख का है। तो 3 लाख रुपए मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवर स्पेंड है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहलाएगा।
अगले बार जब मैं काम करूंगा तो मुझे मजीद मटेरियल शायद नहीं खरीदना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को मजीद पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन उसको मैं अपना रेवेन्यू नहीं मान सकता। अच्छा, अब होता क्या है कि वो कस्टमर को मैंने 9 लाख रुपए का इनवॉइस भेजा है, लेकिन कस्टमर ने अब तक मुझे 7.5 लाख रुपए की पेमेंट की है। ये जो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये मेरा कस्टमर से रिसीवेबल है। तो मैं टोटल एसेट दिखाऊंगा 4.5 लाख का, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एसेट और 1.5 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, उस सवाल पे आते हैं। पार्ट ए में मैं खर्चा कितना कर चुका हूं, 1000 का, और प्रॉफिट टू डेट कितना है। पार्ट ए, प्रॉफिट रिपोर्टेड टू डेट, दो 20, करेक्ट मोइज। करिश्मा समझ में आ गया? 1100 तो वर्क सर्टिफाइड है, वो तीसरी बात है। पहले हम रख रहे हैं कॉस्ट इनकम टू डेट 1000 और 220 का प्रॉफिट। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे 1220 लग चुके हैं, लेकिन कस्टमर को मैं प्रोग्रेस कितना बिल कर चुका हूं, 1100। एक नजर फिर देख लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड टू डेट 1100 रुपए का मैं कस्टमर को बिल कर चुका हूं। अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे देखो एक्स्ट्रा लग चुके हैं पैसे, कितने, 120। ये कहलाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अच्छा, क्या ऊपर क्वेश्चन में पैसे कितने कलेक्ट हुए हैं ये डेटा गिवन है? ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि जितना हम कस्टमर को बिल कर चुके हैं वो पूरे पैसे दे चुका है। अगर बताता कि कस्टमर ने इतने पैसे दिए हैं तो जो डिफरेंस होता वो हमारे रिसीवेबल में जाता। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करने प्लीज। यस, बाय द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरीज, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमारा खत्म हो जाएगा। यस तैयबा। सर, जो हमने इनवॉइस किए हैं बिलिंग, जो पिछले क्वेश्चन में जो 9 लाख थे, ये हमने कस्टमर से जस्ट इनवॉइस डिमांड किए, हाँ, और वो जो 750 है वो उसने पेमेंट किया हमने। 750 की पेमेंट हमें नहीं बताई गई इसमें, ये तो पिछले साल का रेवेन्यू नहीं था। नहीं नहीं सर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, हाँ। उसके अंदर जो 9 लाख रुपए हैं आपने जो बोला था, वो हम लोग की डिमांड इनवॉइस, मतलब हमने उसको पेमेंट के लिए बोला है 9 लाख। वो जो बात मैंने थोड़ी अपनी सी तरफ से बनाया था ये वाला, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 9 लाख का मैंने उनसे मांगे हैं पैसे। ठीक है, और उसमें 750 जस्ट दिए हैं हम लोग। हाँ जी, और उसने हमें 7.5 लाख रुपए दे दिए हैं, ठीक है, तो बाकी 1.5 लाख वो हमें अभी देगा। बिल्कुल सादिया, ऐसा होगा। अगर वो हमें इनवॉइस से ज्यादा पैसे दे देता है तो वो हमारी अनअर्न्ड इनकम में आ जाएगा। करेक्ट मोइज, ऐसा ही है। अगर वो हमें कैश की लेन देन नहीं बताता तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितना हमने उसको इनवॉइस किया है वो हमें दे चुका है। अरीश, फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा सामान मंगवा लिया और कॉन्ट्रैक्ट आपका मुकम्मल हो गया, तो अब वो इन्वेंट्री आपके काम की तो नहीं है। तो अब आपको आगे रेलेवेंट देखना पड़ेगा कि आप इस मटेरियल को कहीं और यूज करेंगे, बेचेंगे, या इसकी कॉस्ट या एनआरवी अब कितनी होगी।
अगर आपका काम साइट पे रेगुलर चलता रहता है और वो मटेरियल आपके काम में आ जाएगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशल मटेरियल खरीदा गया था और आप समझते हैं कि अब इसकी एनआरवी कम है, तो आप इसको लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी पे रख देंगे। ठीक है, ये उस मुगालते में होगा जब हम जरूरत से ज्यादा मटेरियल खरीद करके बैठ गए हैं। जी जी जी, वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होगी, लेकिन प्लान्ड अगर होगा प्रोजेक्ट सही से तो हम जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री ना ही खरीदे तो बेहतर होगा। लेकिन खैर हो गई, अगर हमने ज्यादा खरीद लिया और काम जल्दी मुकम्मल हो गया तो एक्स्ट्रा आपकी इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा। फिर आगे मैनेजमेंट का फैसला है कि उसका क्या करते हैं। अच्छा, अब यहां पे आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट 1, नहीं मोइस, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं होगा। हाँ, ये आखिर में कह सकते हो, लेकिन वो सेल्स में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, इन्वेंट्री में डेबिट नहीं होगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ये इस्तेमाल होके कॉन्ट्रैक्ट एसेट में डेबिट हो जाए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉस्ट इंकर टू डेट कितनी है? $48,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट टू डेट चौ 10,800 है। हरीश, प्रॉफिट व्हाट इज 20, कॉस्ट इज 48 and profit is 10,800 माइनस वर्क सर्टिफाइड कितना है? 50,400। ठीक है लक्ष्य, 8,400। अच्छा, अगला देखें, लिखा हुआ है कि हमने इनवॉइस किया है 50,400 का और कैश रिसीव टू डेट है 40,000 की। सही है, विजिबल है। 50,400 का बिल भेजा है और 40,000 मिल गए हैं। लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, 10,400 का हमारा ट्रेड रिसीवेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉस्ट इंकर टू डेट 8,000, प्रॉफिट या लॉस टू डेट 0। वर्क सर्टिफाई हमने किया ही नहीं है, तो 8 का 8,000 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट में रहेगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कर चुके हैं और ये हमारा रिकवरेबल है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? चले कॉन्ट्रैक्ट 3 का करके बताएं। 2,400 लक्ष्य के मुताबिक। ओके, अब देख लें अरी, जिसका लॉस है 24,000 का,
ठीक है, लक्ष्य आप कह रहे हो 16,800 का ट्रेड रिसीवेबल है और 2,400 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट। $25,600 लायबिलिटी तैयबा, ठीक है, मैच करा आंसर। और रिसीवेबल या अनअर्न्ड कितना है?